हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी बेहतर हैं। आज हम क्लास 12 का चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं क्योंकि हमारा चैप्टर 3 मैट्रिसेस कंप्लीट हो गया था। वैसे पूरा मैट्रिसेस अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि चैप्टर 4 में भी आपको मिलेगा, मैट्रिसेस आपको पढ़ने को मिलेगा, अभी बचा हुआ है क्योंकि इनवर्स निकालना हमें तब आएगा जब हमें डिटर्मिनेंट पता हो, क्योंकि डिटर्मिनेंट यूज होता है इनवर्स के फॉर्मूले में, इसीलिए डिटर्मिनेंट के बाद इनवर्स रखते हैं। तो इनवर्स वाला जो मैट्रिसेस का पार्ट है वो अभी है, तो मैट्रिसेस हम ये नहीं कहेंगे कि पूरी तरीके से खत्म हो गया। और डिटर्मिनेंट स्टार्ट करें उससे पहले एक सजेशन है कि आप मैट्रिसेस अगर पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं पढ़िए तो आप पहले मैट्रिसेस के लेक्चर्स देख लीजिए जाके। मैंने मैट्रिसेस की थ्योरी प्लस एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइजेस कवर करी हैं विद डिटेल, ठीक है। इवन सम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी मैंने आपको बताए बीच में। तो मेरा सजेशन है कि आप पहले वो देखिए जाके, ठीक है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं जाके। बिना मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट पढ़ना बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसे हम बिना नंबर्स की नॉलेज लिए हुए एडिशन सब्ट्रैक्शन करना स्टार्ट कर दे, मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट कर दे, अलजेब्रा पढ़ना स्टार्ट कर दे। जब आपको नंबर ही नहीं पता है, अल्फाबेट्स नहीं पता है, तो आप सोचिए ना, आपको इंग्लिश के अल्फाबेट्स नहीं आते हैं, आपके बोलना सीख सकते हैं, नहीं सीख सकते ना। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि आपको अगर मैट्रिसेस ही नहीं पता है तो आप डिटर्मिनेंट नहीं लगा सकते, क्योंकि डिटर्मिनेंट इज अ पार्ट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। वो स्पेशल मैट्रिसेस यानी वो स्क्वायर मैट्रिसेस का ही हम डिटर्मिनेंट निकाल पाते हैं। इसीलिए आपको डिटर्मिनेंट पढ़ने के लिए पहले मैट्रिसेस आना जरूरी है। तो पहले वो देखिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना। क्या होता है डिटर्मिनेंट, ठीक है। डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है जो स्क्वायर मैट्रिसेस का निकलता है। आप इतना समझ लीजिए कि एवरी स्क्वायर मैट्रिसेस इज एसोसिएटेड विद अ नंबर। ये लैंग्वेज के टर्म्स में, सिंपली आप अपनी भाषा में ये कहें कि स्क्वायर मैट्रिसेस को हम एक नंबर से एसोसिएट कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर नंबर से। तो उस डिटर्मिनेंट को जब हम ओपन करेंगे तो वो एक नंबर मिलेगा, एक यूनिक नंबर मिलता है। तो हर स्क्वायर मैट्रिक्स का एक यूनिक नंबर होता है, ठीक है। उसी को हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। देखिए लैंग्वेज के फॉर्म में कर रहा है कि टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए मैट्रिक्स को हम ओपन नहीं करते थे, मैट्रिक्स में हम ऑपरेशंस लगाते थे, अलजेब्रा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करते थे। तो हमको मैट्रिक्स के बदले मैट्रिक्स ही मिलती थी, भले ही वो 0 मिले, 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले, लेकिन हम उसको मैट्रिक्स के ही फॉर्म में लिखते थे। सिंपल नंबर 1 2 4 5 6 माइनस में नहीं लिख पाते थे। तो उसका एक एसोसिएटेड नंबर होता है, वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है, हम अदर मैट्रिक्स का नहीं निकाल सकते। तो डिटर्मिनेंट जो होता है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? देखिए लिखा हुआ है टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। यहाँ पे कई बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि ऑर्डर मैट्रिक्स का तो सर ऐसे लिखा जाता है m क्रॉस n। हाँ बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है, ये भी वही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्क्वायर कह रहे हैं। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ये दोनों इक्वल होते हैं, इसका मतलब ये भी n होगा, ये भी n होगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को 2 बार n लिखने के बजाय हम सिंपली कह देते हैं वो ऑर्डर n की, या आप n क्रॉस n बोलिए या सिंपली बोल दीजिए ऑर्डर n, बात एक ही है। उतना घबराने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे तो हम m क्रॉस n लिखते थे, तो आप 2 बार लिखने से बचने से अच्छा है हम सिंपली कह देंगे स्क्वायर है और वो n। अब भाई स्क्वायर फिगर आप बताते हो तो ये थोड़ी नहीं बताते हो कि एक स्क्वायर फिगर है जिसकी साइड a है, लेंथ a है, ब्रीथ a है, ये थोड़ी नहीं बताते। हम सिंपली कहते हैं स्क्वायर है जिसकी साइड a है, बस इतनी बताते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई होता है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर इसका क्या है? n है, इसका मतलब कि उसमें रो भी n होंगी और कॉलम भी n होंगी। ये अंडरस्टूड होता है। तो ये हो गई इसकी बात। ये जो इतना सा दिया होता कि ऑर्डर तो m क्रॉस n होता है, लेकिन स्क्वायर के केस में हम सिंपली एक ही लेटर बोल देते हैं, जैसे स्क्वायर की साइड एक ही बोलते हैं। वी कैन एसोसिएट अ नंबर, वो नंबर रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। रियल हमारे नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5, कुछ भी लिख सकते हैं, -1 -6 -11। तो रियल नंबर पे जितने भी नंबर्स होते हैं, इवन पॉइंट्स वाले भी, वो हमारे रियल नंबर होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे x प्लस आई वाई फॉर्म में होते हैं। तो ये भी आ सकता है रिजल्ट, तो उसमें भी आप रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कहता है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मान लिया हमने कोई मैट्रिक्स ले ली है,
ये हमारी कोई मैट्रिक्स हमने एज्यूम करी, ये 2 क्रॉस 2 की है, तो ऑर्डर 2 हम सिंपली बोल सकते हैं ऑर्डर 2। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 2, यानी 2 क्रॉस 2, 2 रो होंगी 2 कॉलम, क्योंकि स्क्वायर की बात करते हैं पूरे डिटरमिनेंट में, हम स्क्वायर की ही बात करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो इसका ऑर्डर 2 है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट इस सिंबल के से करते हैं, या डिटरमिनेंट ए लिख देंगे, या ये डेल्टा, ये ट्राइंगल वाला जो सिंबल है वो भी इसको डेल्टा बोलते हैं, इसको भी हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं। तो आप चाहे ये लिखिए या ये लिखिए, कुछ लोग डी भी लिख देते हैं। और ये मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन होता है, ये बड़े ब्रैकेट साइन ऐसे वाले, यहाँ पे सिंपल लाइन होती है। ठीक है, ये डिफरेंस है, ये डिटरमिनेंट का साइन होता है, ये मैट्रिक्स का साइन होता है। और जब हम मैट्रिक्स ए लिखा है तो इसको मॉड से कंफ्यूज मत होइएगा, ये मॉड बिल्कुल नहीं है, ये डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट ऑफ ए है। ठीक है, मॉड में क्या होता है कि आप अगर -2 लिखोगे तो वैल्यू हमको 2 मिलती है ना। मॉड क्या होता है, अब हम इससे फिल्टर लगा दिया, मैं आप ये समझ लीजिए कि मॉड का मतलब होता है कि हम माइनस साइन बाहर नहीं जाने देंगे, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। इसकी वैल्यू निगेटिव हो सकती है लेकिन मॉड की वैल्यू निगेटिव नहीं होती। तो ये डिफरेंस क्लियर रखिएगा, ये मॉड नहीं है, ये डिटरमिनेंट का साइन है, ये भी डिटरमिनेंट का साइन है, ये भी डिटरमिनेंट का साइन है। जनरली आपको यूज ये देखने को मिलेगा और ये उतना रेयरली यूज होता है। अब इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, डायगोनल ये होता है ना हमारा, तो मेन डायगोनल का मल्टीप्लाई कराते हैं तो वैल्यू आ जाएगी AD, और माइनस साइन के साथ अदर नॉन डायगोनल, ये क्या अब अदर डायगोनल जो होती है हमारी उसका मल्टीप्लाई करा देते हैं CD। ठीक है, ये डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकलती है। तो ये मैंने 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट निकाला है। देखिए जितने भी डिटरमिनेंट है ना वो 2 के फॉर्म में ही ब्रेक होते हैं, यानी आप 2 क्रॉस 2 का ही डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। तो फिर 3 क्रॉस 3 निकलता है, लेकिन उसको पहले 2 में ब्रेक करेंगे फिर ऐसे कैलकुलेट करेंगे। यानी 4 का डिटरमिनेंट दे रखा है 4 क्रॉस 4 का, तो पहले उसको 3 क्रॉस 3 में ब्रेक करेंगे, फिर 2 क्रॉस 2 में ब्रेक करेंगे, फिर इस तरीके से ओपन करते हैं। यानी 2 क्रॉस 2 में ब्रेक करने के बाद डायगोनली मल्टीप्लाई कराना है, माइनस का अदर डायगोनल का मल्टीप्लाई करा देना है। आई होप इतना क्लियर है। विद साइन मल्टीप्लाई होता है, अगर यहाँ ऑलरेडी माइनस होता है तो ये माइनस का आ जाता है, ये माइनस का होता है तो एक माइनस हम और लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो आपको साइन भी ध्यान रखना है। आई होप इतना क्लियर है। डिटरमिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट होता है, ये एक नंबर होता है जो मैट्रिक स्क्वायर मैट्रिसेस से एसोसिएटेड होता है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। ये बेसिक सी चीजें हैं, पहले आप इनको समझ लीजिए फिर आगे चलते हैं। बिना आप एग्जाम्पल्स के आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तो पहले हम एग्जाम्पल कर लेते हैं कुछ, फिर हम आगे चलते हैं। जैसे ये डिटरमिनेंट्स दे रखे हुए हैं, इनकी वैल्यूज निकालनी है सिंपली। तो वैल्यू निकालने के लिए हमको पता है कि मान लिया ये डिटरमिनेंट ये ए दे रखे हैं सब, तो डिटरमिनेंट ए कितना आया, सीधा हम डायगोनल्स का मल्टीप्लाई कराते हैं। तो डायगोनल का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2 इंटू 2, फिर माइनस होता है, फिर अदर डायगोनल के मल्टीप्लाई कराते हैं तो वैल्यू आएगी -1 इंटू 4। विद साइन मल्टीप्लाई कराते हैं, मैंने बता रखा है, नहीं अगर सुना है तो पीछे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, और ये माइनस माइनस प्लस का 4, हमारा आंसर कितना आ रहा 8। यानी कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही 8। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लो क्या है। इसको अगर हम एक्सपैंड करेंगे, सेकेंड नंबर क्वेश्चन ये है हमारा, इसको अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो सिंपली हमें डायगोनल का मल्टीप्लाई करा देना है। तो डिटरमिनेंट ए कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक हो जाएगा x -1 और x +1। यही तो करते हैं, डायगोनल का मल्टीप्लाई करा देना है, डायगोनल तीर मारना है, दूसरे साइड मारना है माइनस साइन के साथ। तो भैया अगर हम इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो इधर भी तो कराना पड़ेगा, लेकिन इधर माइनस साइन लेते हैं। और ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, कक्षा 2, 4, 5, ये फॉर्मूला तो पता ही होगा यार, बच्चों को पढ़ाते हैं। अब 2 में तो नहीं पढ़ा होगा सर, कह दो इतना ज्यादा ना फेंकी, तो 5 से तो 6 से तो पढ़ा होगा भैया, 6 के बाद तो ये फॉर्मूला आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। 7, 8 में पढ़ा होगा, कहीं भी तो पढ़ा होगा। वो एक कहावत होती है ना, ये तो बचपने से पढ़ाया जा रहा है, तो वही निकल जाता है मुझसे, भावनाओं को समझिए।
तो यहाँ पे क्या है, ये वैल्यू आ रही है एक्स स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, तो वैल्यू कितनी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करा दें भैया तो वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर, ये प्लस 1, तो वैल्यू कितनी आ रही है 1। आई होप इतना क्लियर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको भी एक्सपेंड करना है, तो हमारा वही काम है भैया, इनको मल्टीप्लाई करा देना है। तो वैल्यू है साइन थीटा इंटू में माइनस साइन थीटा, हमने इनका मल्टीप्लाई करा दिया एज इट इज विद साइन, और इधर होता है माइनस के साथ, इनका मल्टीप्लाई करा देना है कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम माइनस बाहर ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये भैया फॉर्मूला होता है साइन कॉस भाई भाई, वैल्यू कितनी आती है -1, नहीं उसकी वैल्यू तो 1 आती है, लेकिन ये माइनस लगा हुआ इसलिए -1 हो रहा है। भैया इतना कंफ्यूज मत होना, जैसे ये इसलिए बता रहे हैं, इतना तो आपको पता ही होगा। मैं जैसे ऐसे करके लिख रहा हूँ तो कुछ भाई साहब आंसर में भी ऐसे ही करके लिख देते हैं कि ये ऐसा है, तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है यार। कॉपी करो लेकिन बिल्कुल फोटो कॉपी मत करो, इतना भी मत करो कि एग्जामिनर भी कहे क्या लिखा है आपने। आई होप इतना क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए फिर आगे चलते हैं। जैसे इससे पहले मैंने बताया था कि जब भी हम डिटरमिनेंट्स को ओपन करते हैं ना, एक्सपैंड करना ओपन करना बात एक ही है, तो हम उसको 2 क्रॉस 2 में ही ब्रेक कर पाते हैं, 2 क्रॉस 2 को ही हम एक्सपैंड कर पाते हैं, बेसिकली ये कह रहे हैं। तो सर 3 क्रॉस 3 या 4 क्रॉस 4 का कैसे एक्सपैंड करते हैं, तो वही हम करने जा रहे हैं कि अगर 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर 3 मतलब स्क्वायर की बात करें तो 3 रो है 3 कॉलम भी होंगे, उस टाइप में हम क्या करते हैं, उनको कैसे एक्सपैंड करते हैं। तो पहले हम 2-2 में ब्रेक करेंगे, देखिए 3 है उसको 2 में ब्रेक करके सॉल्व करेंगे, 4 है तो पहले 3 में ब्रेक होगा फिर 2 में ब्रेक होकर सॉल्व होगा, क्योंकि एक्सपेंशन हम सिर्फ 2 क्रॉस 2 का ही करते हैं। 3 क्रॉस 3 का 2 क्रॉस 2 में ब्रेक करके करते हैं। कैसे करते हैं, तो हम या तो उसको रो के अलोंग एक्सपैंड कर सकते हैं या कॉलम के अलोंग एक्सपैंड कर सकते हैं। देखिए डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी होती है, अब ये इसकी कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, उनमें से एक प्रॉपर्टी ये होती है कि आप इसको किसी के भी लॉन्ग एक्सपेंड करिए, चाहे आप रो के लॉन्ग एक्सपेंड करिए या कॉलम, और रो में भी किसी भी रो के लॉन्ग एक्सपेंड करिए ये किसी भी कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करिए, आंसर विल बी सेम, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आता। ये अच्छी बात है इसकी कई प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी हैं जो इसको बहुत सिंपल बना देती है। फिर एक कंफ्यूजन आता है कि सर इसमें 3 रो हैं, आप देखिए ना ये है R1 ऐसे लिखे, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, इधर लिखे तो ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। इतने ऑप्शन है मेरे पास, 3 रो हैं 3 कॉलम हैं, तो हम चूज कौन सा करें, किसके लॉन्ग एक्सपेंड करना बेहतर रहेगा हमारे लिए। वो भी एक प्रॉपर्टी है कि जिसमें हमारे मैक्सिमम जीरोज हो जाते हैं हम उसके लॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं, सिंपल सी बात है, उसमें हमारी कैलकुलेशन बच जाती है, जिससे हम मेहनत, वैसे भी हम लोग आलसी हैं यार, तो हमको सिंपली वो तरीका ढूंढना होता है जिससे हमारी कम एनर्जी कम माइंड खर्चा हो, बस यही प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। वो हम आगे देखेंगे जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अभी हम बिल्कुल बेसिक से करते हैं कि किसी भी टाइप का आ जाए, मान लिया 0 नहीं है तब हम 0 ढूंढ रहे हैं उसमें बैठ के, ऐसा कुछ नहीं है। पहले आप बेसिक देख लीजिए, फिर धीरे धीरे जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो वो लेवल भी आ जाएगा कि आप खुद ही बता देंगे कि हम किसके लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे। तो अभी फिलहाल हम जनरल करते हैं एक्सपेंड, हम 2 तरीके बता देंगे, एक रो के लॉन्ग एक कॉलम के लॉन्ग, ठीक है। दोनों का मेथड आप देख लीजिए। तो पहले हम कर रहे हैं एक्सपेंड कर रहे हैं रो के लॉन्ग, और रो में हम कोई भी ले सकते हैं, हम R1 ले रहे हैं, बेसिक है। ये एलिमेंट जो दे रखे हैं हमारे, इनको इजी बोलते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ना। तो ये समझने के लिए हम थोड़ा सा इनको ऐसे लिखे दे रहे हैं, ये होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 31 A32 33। ये तरीका थोड़ा सा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, ये एलिमेंट क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ना, ये तो बेसिक से समझ में आ रहा है। मैट्रिसेस अगर आपने पढ़ रखी तो ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आ रहा होगा। ये थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, देखिए थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, ये सेकंड रो थर्ड कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ये सफिक्स जो लिखे हुए हैं
ये सिर्फ उनकी पोजीशन बता रहे हैं कि इस जगह पे ये है। तो अगर हम ये हमने लिखे क्यों, इनका मतलब क्या है अभी समझ में आ जाएगा। अगर हम एक्सपैंड कर रहे हैं, मान लिया अलोंग R1, तो हमने लिख दिया एक्सपैंड अलोंग R1। तो इस रो के अलोंग हम इसको एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक है। इस फॉर्म में तो हमने बस लिख दिया कि ये एलिमेंट्स की पोजीशन क्या है, इनका यूज क्या है, ये भी समझ में आ जाएगा। अब हम एक्सपैंड करेंगे तो पहला एलिमेंट क्या मिल रहा है, A1। तो हम पहले इस 3 को 2 में कैसे ब्रेक करेंगे, पहला एलिमेंट क्या मिला है, A1। तो A1 पे हम लाइन प्लस साइन बना देंगे, A1 पे प्लस साइन ऐसे बनेगा, तो ये सारे एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे। ये देखिए ये एलिमेंट उसी पे प्लस साइन बना दीजिए आप, तो उस पे प्लस साइन बनाएंगे, ये सारे एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे। एक डिटरमिनेंट 2x2 में बनाना होता है ना, 3 को हम 2 में ब्रेक करते हैं, 4 को पहले 3 में ब्रेक करेंगे, फिर 2 में ब्रेक करेंगे, फिर हम एक्सपैंड करते हैं। तो वो क्या बच रहा है हमारा, B2 C2 B3 C3। आई होप इतना क्लियर है। अब हम इस पे आ गए, क्योंकि हम R के अलोंग एक्सपैंड कर रहे हैं ना, तो ये नंबर हमें मिल रहा है। अगला एलिमेंट आ रहा है हमारा B1। देखिए साइन क्या आएगा, वो इसके लिए हमने ये लिखा है। अभी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। तो अगर हम इस पोजीशन पे आगे, पहले वाले से हमने ब्रेक कर लिया, एक डिटरमिनेंट मिल गया, अब इस पे आ जाएंगे। तो B1, देखिए जब हम B1 पे आए तो फिर हम प्लस साइन बनाएंगे। जब हम प्लस साइन बनाएंगे B1 पे तो ऐसे बनाएंगे, तो ये एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे। बचेंगे क्या, देखिए ये तो हो चुका है, तो ये एलिमेंट बचेंगे। तो वैल्यू कितनी आ रही है, A2 C2 A3 C3। आई होप कितना क्लियर है। ये देखिए ये एलिमेंट कैंसिल हो गए प्लस साइन बनाने से, ये एलिमेंट बच गए। अब हमारा क्या बचा, हम अलोंग R1 एक्सपेंड कर रहे हैं, तो पहला एलिमेंट हो चुका है, दूसरा हो चुका है, तीसरे पे आएंगे तो वो क्या है, C1। अब अगर C1 पे जैसे इस पे बनाया था वैसे ही इस पे बनाएंगे, तो ये लाइन जाएगी, ये लाइन जाएगी। जिसके अलोंग एक्सपैंड करते हैं वो तो पूरी कैंसिल होती है, हर एक सिचुएशन में कैंसिल हो जाती है, और उसके नीचे वाला कॉलम भी कैंसिल हो जाता है। तो ये एलिमेंट बच रहे हैं हमारे, वो क्या है, A2 B2 A3 B3। आई होप इतना क्लियर है। तो एक 3x3 को पहले हमने 2x2 में ब्रेक कर लिया। अब इनके पास साइन कैसा आएगा, प्लस का माइनस का, वो इनके सफिक्स से पता चलता है। यानी कि अगर ये 1+1, देखिए हर जगह -1 रहता है, उसकी इन सफिक्स को पावर में ऐड करते हैं। तो -1 की पावर यहाँ पे 1+1 है, तो वैल्यू आ जाएगी -1 की पावर 2, वैल्यू आएगी 1, यानी प्लस साइन। यहाँ पे देखिए -1 की पावर 1+2 करेंगे तो वैल्यू आएगी -1, क्योंकि पावर 3 हो जाएगी। यहाँ पे वैल्यू -1 की पावर 1+3 करेंगे तो वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इनको हम कर क्या रहे हैं, इनके सफिक्स को ऐड करते हैं। अगर इवन मिल रहा है तो प्लस साइन आएगा इवन के केस में, और अगर ऑड मिल रहा है तो माइनस साइन आएगा। देखिए यहाँ पे ऑड है तो माइनस साइन आया, यहाँ पे इवन है सम तो प्लस साइन आया। तो ये एलिमेंट हमारा कैसा था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट था, तो प्लस, तो ये प्लस का होगा। ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो जब ऐड करोगे 3 मिलेगा तो ये माइनस का आएगा। ये क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इनको ऐड करोगे 4, तो ये प्लस का आएगा। आई होप इतना क्लियर। तो अगर हम कह देते हैं कि इसके अभी हम किसी और के अलोंग एक्सपैंड करेंगे, तो ये साइन प्लस का होता है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। देखिए हर जगह अल्टरनेट नहीं चलता है। अगर आप कह दो यहाँ पे अल्टरनेट चल रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, क्योंकि इवन ऑड अल्टरनेट हो रहा है। देखिए ये इवन है, इसका सम ऑड है, इवन है, ऑड है, इवन है, ऑड है। अगर हम 2x2 की बात करें तो A11 आएगा, A12 आएगा, A21 आएगा, A22 आएगा। तो इनका सम इवन है तो यहाँ प्लस आएगा, इनका सम ऑड है तो यहाँ माइनस आएगा, इनका सम ऑड है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। यहाँ देखिए अल्टरनेट नहीं चल रहा है, प्लस माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, मेन देखिए आपको लॉजिक पता होना चाहिए। किसी चीज को बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, आपको एक्टिंग नहीं करनी है, आपको आप चीज समझिए ना। आप किसी चीज को देख के उसकी एक्टिंग, टिकटॉकर्स नहीं बनना है आपको।
ठीक है, आपको रियल टैलेंट हो तो वो देखिए। यहाँ पे क्या करना है कि सम अगर आपको चीज पता होगी क्यों हो रहा है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सफिक्स यहाँ पे देख, अगर हम इसका पूछे साइन क्या आएगा तो आप ये देखिए ना, ये थर्ड रो है, थर्ड रो है, कॉलम कौन सा है 2, तो ये सम कैसा होता है ऑड, तो यहाँ माइनस साइन आएगा, तो यहाँ माइनस साइन आएगा। आएगा कितना क्लियर। तो ये साइन पता चल गया। अब इनको एक्सपैंड कैसे करते हैं, हमको पता है कि इसका साइन मल्टीप्लाई होता है प्लस साइन के साथ, तो a1 तो बाहर है, ये हो जाएगा b2 c3, ये हो जाएगा माइनस b3 c2। कितना क्लियर है। ये माइनस का है b1, ये इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस साइन के साथ। तो जब आप इनका मल्टीप्लाई कराओगे तो a2 c3 माइनस a3 c2, ये है प्लस c1, इसका मल्टीप्लाई करा दे तो a2 b3 माइनस का a3 b2। बस इनको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, ये तो नंबर्स का बहुत इजी होता है। यही हमारा डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ए हमने एक्सपेंड किया है, तो यही हमारा डिटर्मिनेंट निकल के आ रहा है। इनको जब हम नंबर में सॉल्व करेंगे तो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होगी। तो हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, पहले इतना नोट कर लीजिए। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि हम डिटर्मिनेंट्स को एक्सपैंड कैसे करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमें 3 को 2 में ब्रेक करना होता है, 4 को 3 में, फिर 2 में ब्रेक करना होता है। सिंपली 2 में लाके ही हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बस इतना समझ लीजिए। तो कोई भी डिटर्मिनेंट अगर दे रखा है तो उसको 2 में ब्रेक करके ही हम एक्सपेंड करते हैं। 2 का दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है। एक मन में डाउट आ सकता है, अगर 1 क्रॉस स्क्वायर की बात कर रहे हैं ना, तो डिटर्मिनेंट हमारा 1 क्रॉस 1 का भी तो हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लिया हमने कोई मैट्रिक्स लिख दी, जैसे 2 की मैट्रिक्स है, ये हमने लिख दी 1 2 3 4, और ये लिख दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इन सबके डिटरमिनेंट बता सकते हैं ना, क्योंकि डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड विद स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जो जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उन सब का हम डिटरमिनेंट बता सकते हैं। तो इसका डिटरमिनेंट हम बता देंगे, इसका डिटरमिनेंट ऐसे आ जाएगा 1 2 3 4। इसको सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 माइनस 6, वैल्यू माइनस 2। इसका क्या करेंगे, तो इसका सिंपली यही डिटरमिनेंट हो जाएगा, डिटरमिनेंट 2 यानी 2 वैल्यू आ जाएगी। अगर माइनस दिया है तो ये माइनस का ही आएगा, ये मॉड नहीं होता है। तो डिफरेंस आप क्लियर रखिए, क्योंकि ये मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू होती है। और कितना क्लियर होगा। तो अगर मन में डाउट आ रहा हो कि 1 क्रॉस 1 है तो उसके अंदर जो नंबर दिया होता है उसी वही डायरेक्ट जो मैट्रिक्स के अंदर है वही उसका डिटरमिनेंट भी हो जाता है। 2 क्रॉस 2 में हम सॉल्व करते हैं, 3 क्रॉस 3 को भी हम सॉल्व करते हैं 2 में ब्रेक करके। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया था कि डिटरमिनेंट को किसी भी रो किसी भी कॉलम के लॉन्ग एक्सपैंड कर लेते हैं तो रिजल्ट सेम आता है। ये प्रॉपर्टी में भी आएगा। अभी आपके डिटरमिनेंट को ओपन करते हैं, पहले हम सिंपल जो मैंने मेथड बताया है, पहली रो के लॉन्ग एक्सपैंड करते हैं, फिर हम किसी और चीज के लॉन्ग एक्सपैंड करेंगे। तो एक्सपैंड कर रहे हैं, R1 के लॉन्ग एक्सपैंड करेंगे इसको, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, पहले क्या मिल रहा है 1, वैल्यू आ रही है 1। ये प्लस का होगा क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इवन नंबर आएगा, सम उसका तो प्लस रहेगा। जहां इवन है वहां प्लस आता है, जहां ऑड है वहां माइनस आता है। तो वैल्यू इसको कैंसिल कर देंगे, ये उसी के अलोंग रो और कॉलम कैंसिल हो जाते हैं, तो ये एलिमेंट बच रहे उसको हम 2 क्रॉस 2 वाली मैट्रिक्स में डाल देंगे। ये क्या है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है। देखिए ये जो एलिमेंट है ये आपका फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का है, तो ये ऑड आएगा, तो ये माइनस का आएगा, मैंने बता रखा है। तो ये इसी के अलोंग की रो और कॉलम कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 4 एलिमेंट बचेगी। इनको आपको 2 क्रॉस 2 में डाल देना है, क्योंकि हमें डिटरमिनेंट 2 क्रॉस 2 का ही सॉल्व कर पाते क्रॉस मल्टीप्लाई करा के। अभी 4 हमारा प्लस का आएगा, क्योंकि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, 4 आ जाएगा, इवन नंबर आएगा। तो ये रो और कॉलम के एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू आएगी -1 3 4 1। आई होप इतना क्लियर है। ये मल्टीप्लाई 0, ये मल्टीप्लाई 0, तो पूरा 0 हो जाएगा भाई। ये मल्टीप्लाई 0, ये मल्टीप्लाई 0, साइन कुछ भी हो प्लस माइनस क्या फर्क पड़ता है, 0 ही होना है माइनस का। ये मल्टीप्लाई 0, ये मल्टीप्लाई 0, ओवरऑल 0 हो गया। यहाँ देखिए प्लस का 4, यहाँ क्या आएगा माइनस, क्योंकि यहाँ तो हम इस साइड हम प्लस से मल्टीप्लाई कराते हैं, इस साइड हम माइनस से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो -1 हो जाएगा,
और ये माइनस का 12 हो जाएगा। तो वैल्यू आ रही है 4 इंटू माइनस का 13 तो माइनस का 52। हम आंसर लिखे दे रहे, किसी और के अलॉन्ग एक्सपैंड करेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, -52। अभी हम क्रॉस चेक करेंगे किसी और रो या कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड करके, फिर देखते हैं। अभी हम एक्सपैंड करे ले रहे हैं इसको, हमने R1 के अलॉन्ग एक्सपैंड किया था, अभी हम R3 के अलॉन्ग एक्सपैंड कर लेते हैं। एक्सपैंड अलॉन्ग R3। आई होप इतना क्लियर है। तो जब हम R3 के अलॉन्ग एक्सपैंड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, पहले 4 आ रही है। 4 कैसा है, प्लस का। 4 कैसा है, प्लस का, क्योंकि ये थर्ड रो है और फर्स्ट कॉलम है, इवन आएगा, इवन प्लस साइन होता है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। वैल्यू कितनी आ रही है, देखिए आगे चल के हम शॉर्ट मेथड बताएंगे, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट अभी आप एकेडमिक पर्पज से एक स्टेप बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एलिमेंट कैंसिल हो रहा है, 2430 आ रहा है, 2430। आई होप इतना क्लियर है। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे ये क्या है, 1 प्लस का आएगा माइनस का, कैसे पता चलेगा, थर्ड रो है और सेकंड कॉलम है, तो ये ऑड है तो पक्का माइनस का आएगा। तो ये एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे, ये रो ये कॉलम, तो 1 माइनस 1, ये रो कैंसिल हुई थी, 4 0 बच जाएगा, 0 अंदर कुछ भी आए वो 0 ही आएगा। बट फिर भी हम लिखे दे रहे हैं कि बाहर मल्टीप्लाई कराते हैं ना, तो अगर आप अंदर कुछ भी आ जाए नंबर, बाहर 0 है तो पूरा 0 होना है, तो ये एलिमेंट कैंसिल हो जाएगा, 1 2 माइनस 1 3। तो ये तो ओवरऑल 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई करा के, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं बेसिकली। इसीलिए कहा जाता है कि जिसके अलॉन्ग मैक्सिमम 0 होते हैं ना, उसी के अलॉन्ग एक्सपैंड करते हैं, क्योंकि बाहर 0 आ जाते हैं और वो 0 हो जाते हैं। अब मैक्सिमम 0 में सारे 0 हो गए तो पूरा पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी रो कॉलम 0 हो गई, सोचिए अगर यहाँ भी 0 होता, अब इसके अलॉन्ग एक्सपैंड करते थे, सबके बाहर 0 आता, सभी 0 हो जाते। तो अभी इसको तो हम इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, ये 0 हुआ, ये -12 हो गया, -1 बाहर है, ये 0 हुआ, और ये माइनस का मल्टीप्लाई इस साइड जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो हम भी माइनस लगाते हैं, ऑलरेडी माइनस का है तो प्लस का 4 हो जाएगा, और ये तो 0 है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -48 -4, वैल्यू -52। देखिए आंसर तो सेम आ रहा है। तो ये हमारी बात प्रूव हो जाती है कि हम किसी भी रो किसी भी कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करें तो हमारा रिजल्ट सेम आता है। अब जिसमें मैक्सिमम 0 होते हैं उसमें ओपन करने का फायदा क्या होता है, देखिए अगर आप उसके लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो इतने में रिजल्ट लिख सकते थे। हमारे रो मैक्सिमम 0 किसमें, इस कॉलम में तो दिख रहे हैं, अगर आप इसमें देखेंगे तो एक 0 है, इसमें देखेंगे तो भी एक 0 है, लेकिन अगर आप C3 में देखेंगे तो 2 0 है। मैक्सिमम 3 क्रॉस 3 में 2 ही 0 हो सकते हैं। अगर तीनों 0 हो जाएंगे तो वो पूरी डिटरमिनेंट 0 हो जाएगी, कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कोई भी रो कोई भी कॉलम अगर पूरी 0 है तो रिजल्ट 0 आएगा। ये भी प्रॉपर्टी है, अभी हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एक्सरसाइज के बाद, तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए, अगर हम ओपन कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं अलोंग, ये क्या है, C3 है ना, ये C1 है, ये C2 है, ये C3, तो हमने लिख दिया C3। जब आप C3 के अलोंग ओपन करेंगे तो ये पहले एलिमेंट आएगा, तो हमने 4 लिख लिया। ये एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे, ये वाले एलिमेंट कैंसिल हो रहा है, इसी रो कॉलम के एलिमेंट ये वाले बच जाएंगे, तो हम इनको क्या करेंगे, एक डिटरमिनेंट में डाल देंगे छोटे से। बाकी क्या है, 0 आएगा, तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 0 आएगा, देखिए, और यहाँ पे भी 0 आएगा। अंदर कुछ भी आए हमें क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अब ये क्या आएगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो ये माइनस का आएगा, साइन लिख रहे हैं, बेसिकली आपको इग्नोर कर देना, वो सारे इग्नोर हो जाएंगे, उनको लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये फायदा होता है हमारा जब मैक्सिमम जीरोस को हम सॉल्व करते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा कि मैक्सिमम जीरोस में ओपन करने का फंडा क्या था। तो हम सिंपली इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो रिजल्ट सेम आएगा। 4 तो बाहर है, ये वैल्यू हो जाएगी -1 और ये वैल्यू हो जाएगी -12। आई होप इतना क्लियर। देखिए ये माइनस और यहाँ भी हम माइनस लगाते हैं तो वैल्यू आ रही है
4 इंटू माइनस का 13। देखिए रिजल्ट सेम आ रहा है, अभी भी रिजल्ट सेम आ रहा है। तो फायदा हमारा क्या होता है, हमारी कैलकुलेशन, जितने हम आलसी हैं उसका फायदा उठा सकते हैं कि हम कैलकुलेशन कम कर सकते हैं। तो आई होप इतना क्लियर है, ये नोट कर लीजिए। फिर एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा था, सेकंड नंबर क्वेश्चन, वो आपको सॉल्व करना है, वो आपको एक्सपेंड करना है और आंसर कमेंट में करना है। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा आपका आंसर कितना आ रहा है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सेम क्वेश्चन था जैसे मैंने पहला एग्जांपल बताया था, 3 तरीके से बता दिया था, आप उसको एक्सपेंड करिएगा। ये देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री का है, तो एक हम और एग्जांपल ये ले रहे हैं कोई दूसरी कैटेगरी का नंबर्स के अलावा, इसको भी एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंड करने का तरीका हमको पता है, किसी भी रो किसी भी कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं, आंसर रिजल्ट सेम आता है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि किधर से ओपन करना है, आप कोई भी रो कोई भी कॉलम पकड़ के उठा दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। अभी क्या करना है, आपको दिख रहा है जीरो किसमें, यहाँ पे हम तो दिख रहा है सभी में जीरो सेम है, हम इक्वल बटे हैं। यहाँ पे क्या है, तो आपको कोई भी टेंशन लेना नहीं, आप अपना काम स्टार्ट कर दीजिए जहां से भी मन करे। हम तो फिर सब में जब एक ही चीज है तो हम R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंड अलोंग R1, ये मेंशन करना पड़ेगा कि हम किसके लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं। ये नहीं कि भैया हमारे मन में आया हम ओपन ओपन करके चले आए और आप जानो आप ढूंढो, तो वो चीजें थोड़ा सा खराब इम्पैक्ट डालती है, आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो बेटर है आप लिख दीजिए किसके लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं। तो पहला तो जीरो आएगा, अंदर कुछ भी आए हमको क्या फर्क पड़ता है, घंटा फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। वैसे हम लिख रहे हैं, आपको तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, इसको हटा दीजिए। जीरो बाहर जीरो आ गया तो ओवरऑल जीरो हो जाना। ये कैसा है, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड कॉलम का है, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ऑड नंबर आता है तो ये माइनस का साइन अल्फा आएगा। यहाँ जीरो हम नहीं लिख रहे हैं, आपको पता हो जाना चाहिए कि पूरी चीज जीरो हो जाएगी। ये एलिमेंट इनको कैंसिल कर देगा, ये 4 एलिमेंट बचेंगे, क्या बचेंगे, माइनस साइन अल्फा, साइन बीटा, कॉस अल्फा, जीरो। आई होप इतना क्लियर है। ये क्या होता है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो इवन है, प्लस का आएगा, लेकिन ये ऑलरेडी माइनस का है, हम तो प्लस का लिखेंगे लेकिन ये माइनस का पहले से ही, ठीक है। तो आप चाहे तो पूरा माइनस का लिख सकते हैं, ये हम सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। बाकी क्या हो जाएगा, ये एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू ये 4 एलिमेंट बचेगी, माइनस साइन अल्फा, जीरो, कॉस अल्फा, माइनस साइन बीटा। आई होप इतना क्लियर है। अब हमें बस सिंपली मल्टीप्लाई कराना है और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। मल्टीप्लाई हम कैसे कराते हैं, डायगोनली मल्टीप्लाई कराते हैं और अपोजिट अदर डायगोनल में माइनस साइन ले लेते हैं, यानी इसका इससे मल्टीप्लाई करा देना, इसका इससे मल्टीप्लाई कराना है माइनस साइन के साथ। तो यहाँ पे तो माइनस साइन अल्फा पहले से ही है, यहाँ तो जीरो हो जाना है, यहाँ पे माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा हो जाएगा, प्लस ये माइनस हो जाएगा कि हाँ माइनस से माइनस कॉस अल्फा, इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो ये प्लस साइन के साथ, इसका प्लस साइन के साथ मल्टीप्लाई होता है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा, और उधर जीरो हो जाना है कि जीरो से मल्टीप्लाई करा रहा है। तो अब इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जीरो से तो जीरो हो जाना है, इसको इग्नोर कर देंगे। हम इसका मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो ये प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा। आई होप इतना क्लियर है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा। मैंने इसी फॉर्मेट में लिखा, साइन अल्फा, ये कॉस अल्फा और साइन बीटा। मुझे दिख रहा है एक प्लस का है और एक माइनस का है, कैंसिल आउट होकर वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। तो इसका रिजल्ट कितना है, देखो बड़ा सा डिटरमिनेंट दिख रहा था लेकिन सॉल्व करके हमें आंसर क्या मिला, जीरो। और ओपन करना आप किसी भी रो कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सा पसंद आ रहा है। तो जनरली अगर कोई भी सारे फॉर्मेट सेम दिखते हैं तो हम भैया पहले के लॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं, बाकी आपके ऊपर है, आपको पहला नहीं पसंद है तो दूसरा करिए, तीसरा करिए, किसी भी रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए, इवन किसी भी कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करिए, रिजल्ट सेम आता है। आई होप इतना क्लियर है। तो ये नोट कर लीजिए, फिर हम ये क्या लिखा है इसको समझ लेते हैं, फिर एक एग्जांपल और कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज पे चलते हैं।
अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन अच्छा है, कई सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे इससे, और एक फॉर्मूला भी निकल के आता है। तो इस क्वेश्चन को देखने में छोटा सा लग रहा है, छोटा तीर घाव गंभीर, तो ये उसी टाइप का है कि आपको कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे दिख क्या रहा है कि ये और ये मैट्रिक्स में कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है। मुझे दिख रहा है यहाँ 1 1 2 0, यहाँ 2 2 4 0, ऐसा लग रहा है 2 से मल्टीप्लाई कराया गया। मुझे दिख रहा है कि ए क्या है, वो 2 टाइम्स बी है कि नहीं है बिल्कुल है। तो यहां से अगर हम डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे, क्या वो 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट बी के इक्वल हो जाएगा? क्या आप लिख सकते हैं? बताइए। नहीं लिख सकते भैया। क्यों नहीं लिख सकते सर? जब ऐसे लिख सकते हैं तो ऐसे क्यों नहीं लिख सकते? ऐसे बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, ये गलत है आपका। ये सही है, a इज इक्वल टू 2b। अब क्यों होता है? होता क्या है कि डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है, हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं, ये आपको पता है, मैंने बता रखा है। लेकिन इसमें क्या होता है, मैट्रिक्स में जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो हर एक रो में मल्टीप्लाई होता है। आप डिफरेंस देखिए, जैसे ये बी में अगर 2 से मल्टी 2b करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? ऐसा तो नहीं है सिर्फ हम इसी में मल्टीप्लाई करा देंगे, हम इसी रो में मल्टीप्लाई करा देंगे और बाकी चीजें हम ऐसे लिख देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हम हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कराते हैं, यानी हर एक रो में मल्टीप्लाई कराते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 0, तभी तो इक्वल होगा। लेकिन जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो हम किसी एक रो के लॉन्ग एक्सपैंड करते हैं। आप डिफरेंस समझिए उस चीज को। तो अगर आप अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालते तो इस रो के लॉन्ग एक्सपैंड करेंगे ना, तो इसका तो इसको 2 टाइम्स इसलिए नहीं लिख पाएंगे। इसको अगर हम करेंगे तो यहां से भी 2 निकलेगा, यहां से भी 2 निकलेगा। अब देखिए ना, जब अगर आप इसको डिटर्मिनेंट में बदलेंगे तो ये 2 2 4 0, इस रो से भी अगर हम इसके लॉन्ग एक्सपैंड कर रहे हैं तो इससे भी 2 निकल रहा है, और अगर हम इसके लॉन्ग एक्सपैंड करते हैं तो इससे भी 2 बाहर आता है। तो वैल्यू कितनी होती है? 1 1 2 0। आई होप इतना क्लियर है। तो वैल्यू कितनी आ रही है? 2 की पावर 2 1 1 2 0, यानी 2 की पावर 2 आ रहा है और डिटर्मिनेंट b आ रहा है। यानी आप देखिए डिफरेंस, आप चीज को समझ लीजिए। फॉर्मूला कैसे आ रहा है? जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, ऑर्डर 2 क्रॉस 2 स्क्वायर में हम सिर्फ एक ही बार लिखते हैं, मैंने बता रखा है स्टार्टिंग में ही, तो उतनी पावर में भी आ जाएगी। तो यहां से एक फॉर्मूला हमारा बनता है भैया कि इफ a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिक्स of order n and a is equal to mb, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट a की वैल्यू कितनी आएगी? m की पावर n डिटर्मिनेंट b। ये फॉर्मूला निकल के आता है। समझ में आ रहा है? कुछ होता है, कुछ हो रहा है ना भाई, समझ में नहीं आ रहा है? देखिए ये आपको इसलिए पावर में इसलिए जाता है कि जितनी, देखो यहाँ ऑर्डर जितना है उतनी रो होंगी कि नहीं होंगी। तो अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 3 पहली रो में भी मल्टीप्लाई होता है, 3 दूसरी रो में भी मल्टीप्लाई होता है, यानी कि 3 की पावर 2 आती। अगर 3 रो होती, मान लिया ऐसे 3 वाली दे रखी थी, तो इसमें अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कराते, मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर दे रखा था, तो अगर 5 से मल्टीप्लाई कराते तो 5 इसमें भी मल्टीप्लाई होता है, इस वाली रो में भी मल्टीप्लाई होता है, इसमें भी मल्टीप्लाई होता है। तो जब डिटरमिनेंट निकालते तो इससे भी 5 निकलता है, इससे भी 5 निकलता है, इससे भी 5, यानी 5 की पावर 3 निकलती, और जो ये डिटर्मिनेंट है वो आ जाता। ये बी लिखा हुआ है हमने। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला बनता क्यों है? क्योंकि जितनी रो होती है ना, हर एक में मल्टीप्लाई होती है। मैट्रिक्स में क्या होता है कि अगर हम किसी स्केलर क्वांटिटी को अंदर भेजते थे तो वो भैया हर एक से मिलके आता है, किसी एक दो से नहीं मिलके आता है, हम सबसे मिलके आता है। तो उस सिचुएशन में जब हम डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करते हैं तो हर एक रो से हम बाहर भी निकालेंगे उसको। तो स्क्वायर में जितनी रो होती है उतनी कॉलम होती है। तो अगर 3 रो दे रखी है तो 3 निकलेंगे बाहर, 4 रो दे रखी है तो 4 बार बाहर निकलेगा वो नंबर। आई होप इतना क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे अगर ऑर्डर n है तो मतलब n रो में मल्टीप्लाई होगा,
तो जब हम रिजल्ट निकालेंगे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में तो n बार बाहर भी आएगा तो उसकी पावर n आएगी। तो ये फॉर्मूला होता है। इसीलिए अगर कोई क्वांटिटी है तो डायरेक्ट उतने टाइम्स नहीं होगा, उसकी ऑर्डर के टाइम्स होगा। यहाँ 2 ऑर्डर था तो 2 आएगा। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कैसे भैया। तो डिटर्मिनेंट a निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट a कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 2 4 0, यानी इधर सिंपली इधर मल्टीप्लाई करा दोगे तो 0, इधर -8, तो वैल्यू आ रही है -8। मॉड नहीं है, इसको साइन नहीं हटाना है, हमको साइन को एज इट इज लिखना है। और b कितना है 1 1 2 0, तो जब इसको लिखेंगे तो ये 0 -2 वैल्यू आ रही -2। तो ये कितने टाइम्स है देखिए, तो a की वैल्यू है 4 टाइम्स b या 2 की पावर 2 टाइम्स b। डिटर्मिनेंट की बात करें अगर हम, तो आप यहां से भी देखिए, आप अगर प्रैक्टिकली कर रहे हैं इसीलिए छोटा सा एग्जांपल लिया गया। तो अब आगे कोई भी नंबर दिया हो उसमें, जैसे मान लिया हमने एक एग्जांपल लिख दिया कि कोई एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 0 6 7 0, ये डिटर्मिनेंट a है, मैट्रिक्स a है और मैट्रिक्स b है हमारी। किसी से मल्टीप्लाई करा दें, अगर हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये वैल्यू हो जाएगी 5 10 15। देखिए एक रो में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं इसमें, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 25 0 30 35 0। अभी हुआ क्या है कि जब आप यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वैल्यू b की वैल्यू है 5 टाइम्स a है, यही तो है कि इसमें 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कराओगे तब भी मिलता है। तो जब आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिटर्मिनेंट b की वैल्यू आएगी 5 की पावर 3, क्योंकि हर एक रो में मल्टीप्लाई हुआ, 3 रो थी, तीनों में 5 गया होगा तो 3 बार 5 मिलेगा। और डिटर्मिनेंट a, आप सिंपली डिटर्मिनेंट a निकालना थोड़ा इजी लग रहा है, यहाँ पे नंबर बहुत बड़े बड़े हैं तो इसको निकालना इजी था, सिंपली 3 बार वैसे इसके अलॉन्ग एक्सपेंड कर लेंगे। हम डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं तो ये 5 जो a का डिटर्मिनेंट आएगा उसमें हम इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करा देंगे तो b का भी डिटर्मिनेंट आ जाएगा। कितना क्लियर है। तो इनका यूज वहां पे होता है जब दूसरा नंबर बहुत ही बड़े नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो सिंपली हम वो उतनी बार निकालेंगे जितनी रो या कॉलम होती है। सिंपल समझ में आ रहा है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए, क्यों होता है मैंने प्रैक्टिकली करके बता दिया है। आई होप इतना क्लियर होगा, नोट कर लीजिए। आगे देख लीजिए, ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है। देखिए डिटर्मिनेंट का मेथड मैट्रिक्स के मेथड से अलग है। क्यों? क्योंकि ये एक नंबर है और ये एक नंबर है, पूरा पूरा ये एक नंबर है। मैट्रिक्स में क्या होता है कि मैट्रिक्स को हम नहीं लिख सकते थे कि पूरा पूरा नंबर है। यहीं पे अगर हमने लिखा होता 3x और 5y और ये इक्वल कर दिया हमने 3 5 7 -2 पे। अभी हम x की वैल्यू निकालेंगे तो डायरेक्ट कंपेयर करा देते हैं कि x की जगह पे वहां क्या दे रखा है, y की जगह पे वहां क्या दे रखा है, तो डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है। क्यों? क्योंकि ये एक मैट्रिक्स है, अरेंजमेंट है डेटा का। डेटा को हम इधर उधर घुमा के लिखे हुए हैं, बस और कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है कि ये एक नंबर है, उस नंबर को हमने एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख रखा है। इसको सॉल्व करेंगे तो एक नंबर मिलेगा और इसको सॉल्व करेंगे तो एक नंबर मिलेगा। और अगर दो नंबर इक्वल हैं तो नंबर सॉल्व करके पता चलेगा ना इक्वल है कि नहीं। ऐसे नहीं कि हम डायरेक्ट इक्वल करा देंगे। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है। यहाँ पे इक्वल करा देते थे क्योंकि ये सॉल्व करके एक मैट्रिक्स ही देता है, नंबर नहीं देता है। यहाँ पे एक नंबर है तो यहाँ पे आप डायरेक्ट इक्वल मत करा देना कि x की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू 4 है, दोनों इक्वल नहीं है तो पॉसिबल नहीं है। ये चीज गलत है। आई होप इतना क्लियर। तो यहाँ पे हमें सॉल्व करना पड़ता है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि कोई वेरिएबल रखा होता है, इसकी वैल्यू निकालनी होती है, तो मैट्रिक्स के कंपैरिजन में मेथड बिल्कुल डिफरेंट है। तो उससे कंपेयर मत करना क्योंकि यहाँ पे नंबर नहीं होता है, यहाँ नंबर होता है। ये नंबर नहीं देता है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स सॉल्व करके मैट्रिक्स ही मिलती है, इसीलिए कंपैरिजन होता है यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली आपको मल्टीप्लाई कराना है तो वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 1 3 आ जाएगा और यहाँ पे -x² हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये वैल्यू 3 हो जाएगी और ये वैल्यू -8 हो जाएगी। अपोज देखिए इक्वल के उधर साइन सेम साइन कैंसिल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो x² की वैल्यू 8 हो जाएगा। माइनस माइनस कैसे प्लस हो जाएगा, -x² की वैल्यू -8 आ रही है, माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे तो माइनस गायब हो जाएगा।
तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट के अंदर 8, या x की वैल्यू प्लस माइनस, या x की वैल्यू लिख सकते हैं प्लस माइनस 2√2, क्योंकि 4 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर नहीं आ पाएगा, तो यही x की वैल्यू है। दो वैल्यूज आ रही है, ये नहीं कि आपको कोई एक एक रखेंगे, एक ही रखेंगे, या तो √2 प्लस वाला रखेंगे या 2√2 माइनस वाला रखेंगे, यानी दो वैल्यूज पॉसिबल है, दो क्वेश्चन बन जाएंगे, एक प्लस √2 के साथ बनेगा, एक माइनस √2 के साथ। ये नहीं कि एक बार √2 रखा है, x तो एक ही है ना, तो वैल्यू एक ही रखेंगे। आई होप कितना क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, अपनी एक्सरसाइज उठाते हैं। तब तक के लिए यार शेयर करो, लाइक करो, सपोर्ट करो, आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा टारगेट यही है कि हम किसी तरीके से अच्छे फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर भी अपने इसमें ले आए, क्योंकि हमारा एक यूट्यूब चैनल अपना स्मार्ट स्कूल के नाम से भी बन रहा है, तो उसमें हम सारी फैसिलिटी अवेलेबल कराएंगे। तो तब तक के लिए सेफ रहिए और शेयर करिए। थैंक यू।